हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की कहानी हमारी 5 मुंह वाली बहू की है। यहाँ 5 मुंह वाली बहू का मतलब है 5 तरह की बातों से है, जो कि दुलारी की बहू राधिका है, जो अपने घर के हर सदस्य के सामने अलग अलग बातें करके अलग अलग छवि बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय राधिका अपनी सास दुलारी के कमरे में उसके लिए चाय लेकर जाती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, बहू तो चाय लेकर मेरे कमरे में क्यों आई? मैं बस नीचे आने ही वाली थी। माँ जी, मेरे रहते हुए आप तकलीफ करे अच्छा नहीं लगता। तकलीफ कैसी बहू? मेरी वजह से तुझे अपना सारा काम छोड़कर ऊपर आना पड़ा। कोई बात नहीं माँ जी, इसी बहाने मुझे भी थोड़ा बैठने को मिल गया, वरना कहाँ काम छोड़कर बैठा जाता है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो तू बहू बनकर मेरे घर में आई। क्या माँ जी, आप बेवजह ही मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं। बहू तू है ही तारीफ के काबिल, कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी, सबकी इज्जत करने वाली है। माँ जी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। राधिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी ननद के कमरे में जाकर उसे आराम से बैठी हुई देखकर कहती है, तुम घर के सारे काम छोड़कर यहाँ आराम कर रही हो, नाश्ता कौन बनाएगा? भाभी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बना लो। तुम्हें लगता है मैं किचन में जाऊंगी? और वैसे भी मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। भाभी, नहीं आता है तो सीखिए ना, मैं नहीं रही तो। मुझे सीखने की क्या जरूरत है, तब का तब देखेंगे। भाभी, आप रोज सारा काम मुझसे करवाती हैं, क्या एक दिन भी आप खुद नहीं कर सकती हो? देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भैया को तुम लोगों से दूर न ले जाऊं, तो मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी, वरना मैं उनको लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं भाभी, आप भैया को लेकर कहीं मत जाइए, आप जैसा बोलेंगी मैं सब वैसा करूँगी। राधिका की बातों से डर कर रेनू चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। इस तरह से राधिका ने अपनी बातों और व्यवहार से सास के सामने संस्कारी बहू और अपनी ननद के सामने अत्याचारी भाभी की छवि बना रखी थी। दोनों ही उसकी असलियत से अनजान थे। ऐसे ही एक दिन शाम के समय राधिका अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही होती है, तभी उसका पति उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे दूर करते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई रूम में आ जाएगा, ठीक नहीं लगता। आ भी गया तो क्या हो गया? कौन सा मैंने किसी और की वाइफ को पकड़ा था? बात आपकी सही है, फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है। यार तुम्हारा तो ये बर्ताव मुझे समझ ही नहीं आता। जब ऑफिस में रहता हूँ तो बड़ा प्यार जताती हो, और जब पास आके छूने का ट्राई करता हूँ तो तुम दूर कर देती हो। क्योंकि आपका टच करना मुझे पसंद नहीं है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं यार, मैं और तुम पर शक कभी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे दिल और तुम्हारी लाइफ में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बातें कर ली आपने, अब आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, मैं भी देखूं सब्जी वाला आया हो तो सब्जियां ले लूं। ओके। राधिका इतना कहकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी दरवाजे का कोना उसके सर पर लग जाता है और उसके सर से खून आने लगता है। तभी अमित जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसे दवा लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? कभी तो देख कर चल लिया करो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, कितनी लगी है कितनी नहीं। सच में मैं ठीक हूँ, जाने दीजिए मुझे। राधिका अमित से इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर के बाहर पहुँचती है, तभी उसके पड़ोसन कविता की नजर उसकी चोट पर लगती है, जिसे वो देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तेरे सिर पे चोट कैसे लगी? अब क्या बताऊँ आंटी जी, जब से मैं आई हूँ तब से अब तक की सारी चीजें आपको पता है, आपसे कुछ नहीं छिपा है। ऐसा अत्याचारी परिवार मिला है तो यही सब होगा। हुआ क्या है बहू, ये तो बताओ। कुछ नहीं आंटी जी, इन लोगों ने मेरे घर वालों से पैसे मांगे थे, मैं नहीं दे पाई तो मेरी सास और ननद ने मुझे बहुत मारा है। अपने पति को बोल फिर। क्या बोलूं आंटी जी, उनका खुद बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, मैं तो कहती हूँ आप मेरे घर से दूर ही रहिए। बहू, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पति तो खुद पुलिस में है, 1 मिनट में सब जेल में दिखाई देंगे। तुझे भी कोई तकलीफ हो तो बता दियो, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बाकी में मुड़कर न देखो ऐसे लोगों को। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। कविता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी राधिका सब्जियाँ लेने के लिए जाती है, जहाँ सारी सब्जियाँ लेने के बाद वो बिना पैसे दिए घर के अंदर जाने लगती है। तभी राजू सब्जी वाला कहता है, मैडम पैसे तो दे दीजिए। भैया, मुझ जैसी गरीब औरत के पास पैसे कहाँ होंगे? इतना बड़ा घर है आपका और आप अपने आप को गरीब कह रही हो? भैया, ये मेरा घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर मैं सब्जी नहीं ले गई तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। आप मेरे सिर की चोट तो देख ही रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो,
मैं खुद गरीब हूँ, इसलिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ अच्छे से। आज से मैं आपको रोज सब्जियां फ्री में दिया करूँगा। जो पैसे आपको सब्जियों के लिए मिल रहे हैं वो आप अपने पास रख लेना। राजू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और राधिका इसी तरह से अपने सभी घर वालों और आस पड़ोस वालों को, बाहर वालों को उनके हिसाब से 5 मुंह वाली बात किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन राधिका हॉल में बैठी फोन चला रही होती है। तभी उसकी दोस्त एक राहुल नाम के लड़के को लेकर उसके घर आती है, जिसे देखते ही राधिका कहती है, यार मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। तूने तो आज मुझे राहुल से मिलवाकर मुझे मेरी जान वापस कर दी। थैंक यू। वो क्या है ना, जब तूने मुझे कॉल करके बताया कि तू घर में अकेली है तो मैंने सोचा 2 प्यार करने वालों को मिला ही दिया जाए। बहुत अच्छा किया तूने यार। अब मैं खुल के थोड़ी देर रह तो पाऊंगी। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। राधिका इतना कहकर किचन में जाकर चाय पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद दोनों के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है और उन्हें देते हुए कहती है, देखो आज तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत करी। कौन सा तू रोज करती है, मुझे पता है। लोग 2 मुंह वाले लोग होते हैं, लेकिन तू 5 मुंह वाली है और सबको पागल बनाती रहती है। जैसे अपनी सास के सामने संस्कारी बहू का ड्रामा करती है, नंद के सामने अत्याचारी भाभी है, पति के सामने ईमानदार लाइफ पार्टनर बनती है, पड़ोसन के सामने लाचार बहू बनती है, सब्जी वाले के सामने गरीब नौकरानी बनती है, और जो कि इनमें से कुछ है ही नहीं। तू तो एक बदतमीज, कामचोर और छिचोरी अमीर घर की बिगड़ी हुई बहू है। कहाँ लोग एक मुंह से 2 तरीके की बातें करते हैं और ये मैडम 5 मुंह वाली बातें करती है। तू ही तो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त, अब कुछ खा भी ले। राधिका और उसकी दोस्त की सारी बातें दरवाजे पर खड़े उसके ससुराल वाले सुन लेते हैं और उसे किसी पराये लड़के के करीब हाथों में हाथ डालकर बैठे देखकर कुछ और सुनने का सवाल ही नहीं उठता। तभी अचानक राधिका की नजर दरवाजे पर जाती है और सभी लोगों को देखते ही वो राहुल का हाथ छोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी अमित कहता है, हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है। अब समझ में आया तुम मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती थी, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती थी और उसके साथ ये रिश्ता निभा रही थी। अब तुम इसी के साथ इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नहीं आप ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सबको बहुत परेशान किया है। कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। राधिका के कई बार माफी मांगने पर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी 5 मुंह वाली आदत को सुधारने की कोशिश करती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को ईमानदारी से निभाने का वादा करती है। कुहू एक बेहद ही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। उसके माता पिता ने खूब दहेज का लोभ देकर कुहू का रिश्ता प्रेम नाम के लड़के से तय कर दिया था। प्रेम की माँ बसंता घर आकर अपने बेटे से बोलती है, प्रेम बेटा, रिश्ते के लिए मना मत करियो, बहुत पैसा मिल रहा है बदले में। अब तो पैसा ही पैसा होगा हमारे पास और हमारे घर का लोन भी चला जाएगा और ये घर पक्के तरीके से हमारा होगा। पर माँ, आप इस लोन से बचने के लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हैं? मैं पैसे कमाकर कुछ महीनों में ये घर अपने नाम करवा ही लेता, पर नहीं, आप मेरी उस सांवली लड़की से शादी करवा रही हैं। बेटा, तेरा काम तो इतने अच्छे से चल नहीं रहा और हम रोड पे ना आ जाए, यही सोचकर मैं तेरी शादी उससे करवा रही हूँ। और तू कोशिश कर उस लड़की से घुलने मिलने की, अब वो तेरी बीवी बनने वाली है और मुझसे बहस करने से अच्छा होगा कि उस लड़की से मिल ले। अब हट यहाँ से, मुझे काम करने दे। इतना बोलकर बसंता पंडित से मुहूर्त का पता करके आती है। पंडित 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। प्रेम भी अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन कुहू को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। प्रेम खाने का ऑर्डर देता है और उसे कुहू के साथ बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आता है और कुहू उसे बोलती है, प्रेम जी कुछ खा लीजिए, आपने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, वो मैंने सोचा कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और एक दूसरे को हम जानते तक नहीं है, तो क्यों ना मिल लिया जाए ताकि बाद में हम दोनों को अजीब ना लगे। जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? आपको जो करना पसंद हो या कुछ खाना पसंद हो वो बता दीजिए। जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। सिंगिंग, डांसिंग, जोक्स, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं, जिसके बाद प्रेम को कुहू पसंद आने लगती है और वो कुहू का साफ दिल देखकर उसके सांवले रंग को अपने दिल में बसा लेता है।
अगले हफ्ते दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कुछ ही हफ्तों में कुहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, जिसे देखकर उसकी सास ना चाहते हुए भी उससे खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बसंता कुहू को आवाज लगा के बुलाती है। अरे ओ काली कमली बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी। जरा मेरे लिए 1 कप अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय लेकर आ, और हाँ, अपनी तरह काली चाय मत लेकर आ जाइयो। कुहू अपनी सास की बात चुपचाप सुनती है और रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए फटाफट से बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो बोलती है, आहा बहू, चाय तो बहुत ही अच्छी है। वैसे तू बाहर से कितनी भी बेकार लगती हो, लेकिन काम तो तेरे अच्छे हैं। पूरा घर संभाल लेती है मेरा। शुक्रिया माँ जी। अच्छा बहू, वो मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो तू सारे कपड़े, चद्दर, तकिए जो भी हैं वो सब धो दे। अब पता चलेगा महारानी को, जब इतने सारे कपड़े हाथ से धोएगी ना तो हाथ ही टूट जाएंगे। मशीन तो है नहीं वैसे भी, अब मजा आएगा। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। कुहू एक एक करके सारे कमरों के पर्दे, चद्दर, कवर सब सिर्फ 1 घंटे के लिए साबुन में भिगो कर रख देती है। इतने में वो खाना बना लेती है और बाद में जाकर सारे कपड़े अच्छे से धोकर सुखा देती है। तभी बसंता आकर बोलती है, अरे ओ काली कमली, धुल गए सारे कपड़े? हो गए तेरे सारे काम या फिर कुछ बाकी है? जी माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो दिए। अरे ओ नास पीटी, दोपहर का खाने का वक्त हो चुका है, खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना तो मैंने कब का बना दिया। चलिए आपको परोस देती हूँ। अच्छा, तो झूठ बोलेगी मुझसे? जरा मैं भी देखूँ तो रसोई में खाना बना भी है या नहीं। इतना बोलकर बसंता रसोई में जाकर देखती है तो रोटी, सब्जी, चावल, सलाद सब रेडी होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसे तो मैंने इतना मुश्किल काम दिया था कि इसका हाथ टूटे, कमर टूटे, लेकिन इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। फटाफट इसने खाना भी बना लिया। सच में कमाल की बहू मिली है मुझे। माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? बैठिए ना, मैं खाना परोसती हूँ। बसंता उसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती है, जिससे बसंता के दिल में कुहू अपने प्यार से जगह बना लेती है और बसंता उसे अपना लेती है। वक्त बीतता जाता है। अचानक से बसंता के घर पर उसकी पड़ोसन मीना आती है और उसे बोलती है, अरे बसंता, ओ बसंता, कहाँ रह गई? ओ बसंता रानी। अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पे उठा रही है? सर पर नहीं उठाऊं तो क्या करूं? तेरे कारनामे ही ऐसे हैं कि शांत कैसे रहूं मैं? ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटी की शादी हो गई और तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई। 1 महीना होने को आया है, चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो घर में है नहीं, बाजार गई है। तू रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए साफ मना कर देती है और फिर रसोई में जाकर वो मीना के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, अगर इसने बहू को देख लिया ना तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। हर हालत में मुझे इसे घर से बाहर भेजना ही होगा। अरे मीना, तुझे जाना नहीं है क्या घर अपने? अरे 1 गली 5 घर छोड़ के ही तो घर है, बहू का इंतजार करने दे। अरे मैंने बोला ना कि बहू को टाइम लगेगा अभी आने में, वो बाजार गई है, राशन वगैरह भी लेना है, 4 घंटे लगेंगे। वो दूर वाला बाजार है ना, वहाँ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और मीना इंतजार करते करते थक जाती है, जिसके बाद मीना बोलती है, अच्छा बसंता, मेरी बहू का फोन आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों को लेकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहू तुझे मिलेगी तब तो मुंह दिखाई करवाऊंगी ना। अरे बहू, मेरी काली कमली आजा। जी माँ जी, आपने इतनी देर तक मुझे अंदर क्यों रखा? अरे वो पड़ोस की जो मीना थी ना, वो आई थी, तेरा मजाक बनाती, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। 3 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। तो फिर माँ जी मिलवा देते। अरे नहीं, कल वो फिर आएगी, इसीलिए तू अपने कमरे में ही बैठी रही हो, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन मीना 2-3 पड़ोसनों को लेकर घर आती है, लेकिन बसंता फिर से बहाना बना देती है।
बहू के घर पर ना होने का। तभी घर के बाहर आकर मीना बोलती है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है मीना जानबूझकर अपनी बहू से हमें मिलवा नहीं रही। 5-6 दिन बाद बसंता के घर अचानक से चलेंगे, जब इसकी बहू जरूर घर पर मिलेगी। हफ्ते भर बाद मीना और पड़ोसने उसके घर की डोरबेल बजाती है, जिसमें बसंता अपने बेटे प्रेम से बात कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने को कहती है। कुहू जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मीना उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या, बसंता ने नौकरानी रख ली अपने घर पर? अरे बहू जरा देख कर बता कौन आया है। क्या बहू? अरे लो भाई, ये काली कलूटी तो बसंता की बहू निकली। ओहो, बेचारी इसलिए हमें मिलवा नहीं रही थी इतने दिनों से। चलो चलो सब बसंता से मिलकर आते हैं। इतना बोलकर सब बसंता के पास चली जाती है। बोलती है, अरे ओ बसंता, तूने अपनी कल्लो जैसी बहू को छुपाकर इसलिए रखा ना ताकि हम सब ना देखे और तेरी बेइज्जती ना करे, लेकिन अफसोस तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, बसंता अपनी काली बहू को घर लेकर आई है। अरे माफ करना, ये तो साक्षात काली माता को घर लेकर आई है। सिर्फ काली मैया ही नहीं, अन्नपूर्णा की तरह स्वादिष्ट खाना भी बनाती है। दुर्गा की तरह अपने घर को बचाना भी जानती है। लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है। सरस्वती की तरह पूरा हिसाब किताब रखती है। देखा कितनी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। और 1 हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी बहू ने। मेरी बहू रंग से कमजोर है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो गोरी बहू हैं। लेकिन तुम कितना खुश हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी बहू पर, तुम्हारी बहू से लाख गुना अच्छी लाई हूँ। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बसंता की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मीना और पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू को शगुन देकर चली जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और बसंता अपने बहू और बेटे को हनीमून के लिए भेज देती है। किसी एक शहर में आरोही नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे शक्ल तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन अकल देना तो भूल ही गया था। वक्त गुजर रहा है। एक दिन उसके घर पर पीयूष नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अपनी माँ के कहे अनुसार वो शीशे के सामने रेडी हो रही खुद से बोलती है, हाँ चल आरोही, हो गई तू रेडी, अब नीचे चल। इस तरह आरोही नीचे जाती है, जहाँ पीयूष का पूरा परिवार बैठा होता है। वो उन्हें अपने हाथ से चाय परोसती है। चाय पीने के बाद दोनों परिवार खुशी से रिश्ता तय करते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद पीयूष और आरोही की शादी हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुजाता बोलती है, आरोही बहू देख, ये जो कलश तेरे पैरों के सामने रखा है ना, इसे अपने शुभ कदमों से घर में बिखेर दे। ठीक है सासू माँ। जिसके बाद वो कलश को तेजी से पैर मारती है और उसके बाद कलश घर के अंदर कुछ दूरी पे जाके गिरता है। ये देखकर सुजाता बोलती है, अरे वाह, बहुत खूब मेरी प्यारी बहू, क्या शॉट मारा है। फुटबॉल की शौकीन है क्या, या फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू फुटबॉल के ग्राउंड में है? नहीं तो माँ जी, लेकिन आप अभी ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि अभी तूने कलश को इतने जोर से पैर मारने की जो तकल्लुफ की है ना, उससे मेरा घर ही नहीं बल्कि इस घर की छत में भी कलश के चावल ऐसे जाकर उछले हैं जैसे कि फुटबॉल उछलती है। ओह थैंक यू माँ जी। हे भगवान, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही, समझी? अरे मूर्ख, अपने शरीर में लगे दोनों कानों को खोलकर अच्छे से सुन। इस आलते की थाली में पैर रखकर जल्दी से इस घर में अपने पैरों की छाप छोड़ दे। जी माँ जी, इस बार मैं अच्छे से करूँगी, पक्का। इतना बोलकर आरोही हड़बड़ी में बात को बिना समझे आलते की थाली से अपने पैरों की छाप पूरे घर में लगाती है। ये देखकर सुजाता एक बार फिर बोलती है, अरे अब क्या कर रही है तू? हाय राम। माँ जी, अभी आपने ही तो कहा था ना कि पूरे घर में निशान, मेरा मतलब अपने पैरों की छाप छोड़ने हैं। अरे बैल बुद्धि, तुझे सीधे सीधे निशान छोड़ने थे, ये गोल गोल चक्कर क्यों लगा रही है? क्योंकि माँ जी अभी आपने ही तो कहा था ऐसा करने को। हे ऊपर वाले, लगता है मेरी इस बहू की खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, सब कुछ उल्टा ही कर रही है। खैर छोड़, अब तू अंदर आ जा। इतना बोलकर वो अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है और जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है,
जहाँ उसका पति उसे रोमांटिक अंदाज में देखकर बोलता है। तुम्हें पता है आरोही, जब से तुम्हें देखा है ना, इस दिल में तुम्हें पाने की आग लगी थी, जो आज तुम्हारे प्यार की बारिश से बुझेगी। अपने पति की उल्टी सीधी बातें जैसे आरोही के सर के ऊपर से होते हुए जा रही थी। ये सुनकर वो बोलती है। क्या कहा आपने? आपके दिल में आग लगी है? 1 मिनट रुको, मैं पानी डालती हूँ, बुझ जाएगी। पीयूष, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका चेकअप कराएंगे। और क्या कहा आपने? प्यार की बारिश? ये कहाँ होती है? वैसे मैंने तो आज तक सिर्फ सावन की बारिश के बारे में सुना है और देखा भी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पीयूष को लगता है कि आरोही उससे मजाक कर रही है और वो बोलता है। क्या डार्लिंग, तुम मेरी टांग खींच रही हो ना, मुझे पता है। कोई नहीं। नहीं तो पीयूष, मैं भला आपकी टांग क्यों खींचूंगी? और जरा गौर से देखिए, आपकी टांग, मेरा मतलब कि पैर तो आपके पास ही हैं। आरोही की बातें सुनने के बाद पीयूष मन में बोलता है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। क्या ऊपर वाले एक ऐसा बेतुका मजाक किया है आपने मेरे साथ। किस तरह की वाइफ मिली है मुझे, जो अपनी सुहाग रात में जरा भी रोमांटिक नहीं। और तो और मेरे रोमांस के कीड़े का इसने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। हाय रे मेरी मोटी किस्मत, इसे तो रोमांस का आर भी नहीं पता। पीयूष अपने मन में ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आरोही उसे बोलती है। अरे क्या हुआ पीयूष, कहाँ खो गए तुम? सोना नहीं है क्या? हे भगवान, अपनी सुहाग रात में भी इसे सोने की जल्दी है। अब ज्यादा मत सोच पीयूष, शुरू हो जा। हाँ, अभी सोएंगे। एक काम करो, ये लाइट्स ऑफ कर दो। मैं ना आज तुम्हें एक लेसन पढ़ाने वाला हूँ। क्या? पर इतनी रात को पढ़ाई क्यों? और आपको पता है ना, मैं 12वीं पास हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर की क्लास दूंगा, फुल नाइट। ओके? इतना बोलकर पीयूष लाइट्स ऑफ कर देता है और अपनी बेअकल वाइफ के साथ शादी की पहली रात प्यार के चैप्टर पढ़ता है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और कामिनी उसका डोर नॉक करते हुए बोलती है। आरोही, आरोही जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह अपनी जेठानी कामिनी के कहने पर वो जल्दी से नहा धोकर किचन में आती है, जहाँ सुजाता बोलती है। उठ गई मेरी बैल बुद्धि बहू। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो जो कुछ भी तुझे कामिनी यानी कि तेरी जेठानी कहे तो वही बना लेना। जी बिल्कुल माँ जी। इतना बोलकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और कामिनी बोलती है। आरोही, आज तू छोले चावल बना ले और मीठे में खीर बना ले, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में एक साथ काम करने लगती है और जिसके थोड़ी ही देर बाद आरोही बनाया हुआ खाना लेकर अपनी सास को टेबल पर परोसती है और खाना खाने के बाद वो तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह, ये खाना खाकर तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी बैल बुद्धि बहू ने बनाया है। अच्छा बना है। जी थैंक यू माँ जी, जेठानी जी ने ही सिखाया था। अपनी सास के मुंह से अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर कामिनी को जलन होने लगती है और वक्त बीतता है। अगले ही दिन दोनों फिर से खाना बना रहे होते हैं और ऐसे ही सारा काम खत्म हो जाता है और जिसके बाद आरोही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी अचानक सुजाता के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन आरोही को आवाज नहीं आती। ये देखकर कामिनी उसके कमरे में आकर बोलती है। क्यों रे मूर्ख औरत, कब से सासू माँ तुझे गला फाड़कर आवाज लगा रही हैं? तुझे आवाज नहीं आ रही क्या उनकी? बिल्कुल भी। बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। अपनी जेठानी कामिनी की बात सुनकर आरोही बेड पर से उतरकर चारों तरफ बेड को देखने लगती है, जिसे देखकर कामिनी बोलती है। क्यों री, ये आंखें फाड़ फाड़ के बेड में ऐसा क्या ढूंढ रही है? जेठानी जी, अभी आपने ही तो मुझे कहा था ना कि मैं बैठे बैठे पलंग तोड़ रही थी, वही देख रही थी कहाँ से टूटा है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मूर्ख देवरानी दी है तूने। मैंने तो सोचा था कि देवर जी की शादी के बाद देवरानी आएगी और मैं आराम करूंगी। तेरा भेजा पूरी तरह खाली है क्या? अपनी जेठानी की बात सुनकर और बेड में कहीं से भी टूटा ना देखकर आरोही को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेठानी को एक जोरदार चांटा लगाकर बोलती है। क्यों जेठानी जी, आपने झूठ बोला मुझे, मेरा बेड तो कहीं से भी नहीं टूटा। फिर आप क्यों मुझे बोल रही थी कि मैं बैठकर पलंग तोड़ रही हूँ? इस तरह दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुजाता वहाँ आती है और बोलती है। अरे कैसा हल्ला मचा रखा है यहाँ? माँ, जिस मूर्ख औरत ने मुझे थप्पड़ मारा
वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे ये बोला कि ये बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। माँ जी, क्या ये छोटी बात है? आप ही बताइए। आज ये कह रही थी मैंने पलंग तोड़ा, और इनके कहने पर जब मैंने बेड के चारों तरफ देखा तो कहीं से कुछ भी नहीं टूटा था। आप ही बताइए, झूठ बोलना क्या अच्छी बात है? मेरी माँ कहती है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वारे मेरी सत्यवान बहू, आज अपनी जेठानी को चाटा मारकर तूने बहुत ही नेक काम किया है। तेरी माँ के ऊंचे संस्कार तो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। कैसी मूर्ख बहू आई है मेरे घर में। माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने इसे बनाते वक्त इसके सर में भेजा डालना ही भूल गए। अरे बहू, मुझे तो इसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि भेजा शब्द इसके पल्ले कभी पड़ा ही नहीं होगा, और कहीं ये मूर्ख चंद हम दोनों का दिमाग भी भेजा फ्राई न बना डाले। इसलिए अब तू इस सरफरी के मुंह मत लगियो। नहीं नहीं माँ जी, इस मूर्ख देवरानी के एक चाटा खाकर ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया है। अब मैं इसके मुंह नहीं लगूंगी। इतना बोलकर दोनों सास बहुएं वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। आरोही घर के काम धंधे अपनी जेठानी से भली भांति सीख जाती है, जिसे देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है, कामिनी बहू, अब आरोही बहू को देखकर तुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें धीरे धीरे अक्कल आ गई है, और अब तो वो खाना भी अच्छा बनाने लगी है। हाँ माँ जी, और ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी मूर्ख देवरानी अब समझदार हो रही है। चलिए माँ जी, अब हम टीवी देखते हैं। कामिनी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ आरोही आती है और उसे देखकर कामिनी बोलती है, आरोही सुनना जरा, वो टीवी खोल दियो प्लीज। अपनी जेठानी की बात सुनकर आरोही बोलती है, ये जेठानी जी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये टीवी खोलने को कह रही है, कहीं टीवी खराब तो नहीं हो गया? इतना बोलकर कमअकल आरोही टीवी के पास जाकर उसे दोनों हाथों में पकड़कर दीवार से खोलने की कोशिश करती है, और ये देखकर कामिनी बोलती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी, अब ये क्या कर रही है? टीवी खोलने में कितना वक्त लगेगा? अरे वही तो कर रही हूँ, अब ये दीवार से खुले तब तो। अरे दीवार से क्यों खोलना है, चला दे बस। लेकिन सासू माँ, अभी जेठानी जी ने तो खोलने को कहा था। इस तरह एक बार फिर मूर्ख देवरानी की बात सुन के कामिनी अपनी सास से बोलती है, देखा सासू माँ, आरोही में कोई बदलाव नहीं आया। अभी वो टीवी तोड़ देती। शुक्र है कि हम यहीं थे, वरना आज तो भारी नुकसान हो जाता। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ये मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगी, इसलिए अब हमें कोई भी बात शुद्ध हिंदी में इसे अच्छे से समझाकर बोलनी पड़ेगी, वरना इसकी ऐसी मूर्ख हरकतें हमें रास्ते पर लाकर रख देगी। हाँ सासू माँ, और अब हम कर भी क्या सकते हैं? आखिरकार अब है तो हमारे घर की इज्जत ही। आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं इस मूर्ख देवरानी को तेज बना दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।